बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पीपीएससी कैंडिडेट्स कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम इंटरव्यू के लिए बहुत सारी टिप्स लेकर आए हैं। आपने इसको गौर से देखना है। इसमें चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू, कुछ भी, कंप्यूटर, कोई भी सब्जेक्ट है, आप इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं क्योंकि आज की वीडियो में मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में भी इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि आपने सब्जेक्ट को किस तरह से डिफेंड करना है। लेकिन आज की वीडियो सारे कैंडिडेट्स के लिए है जो पीपीएससी में अपीयर होना चाहते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके लिए ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को डिफेंड कर सकें। जी, इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू। सबसे पहले जब आप अपने घर से निकलने लगेंगे, अपने घर से निकलने के लिए आपने सबसे पहले अपने आप को देखना है। अपने आप को देखें, अपने आप को देखें कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इंटरव्यू के लिए, क्या आप कंफ्यूज तो नहीं हैं। देखें, आपने रिलैक्स रहना है। आपने ये नहीं सोचना कि आज की जॉब अगर ना मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने अपने आप को ये सोचना है कि आप इस जॉब के लिए फुल फिट हैं। आपकी जॉब होगी ही होगी क्योंकि आपने बहुत अच्छी प्रेपरेशन की है। अच्छा, इसके बाद आर यू प्रॉपरली ड्रेस्ड? क्या आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हैं? क्या आप पूरे सूट में हैं? अगर आपने पेंट कोट पहनना है, अगर आपने इस तरह की सूटिंग में जाना है तो पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, टाई होनी चाहिए। अगर आप शलवार कमीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो उसके साथ वेस्ट कोट होनी चाहिए ताकि आप प्रॉपरली ड्रेस्ड अप लगें और देखने वाले को पता चले कि आप प्रॉपर तैयारी से आए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ड्रेसेस के कॉम्बिनेशंस हैं। आप नेट पे बहुत सारे ड्रेसेस देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा सूट करता है। हैव यू टेकन ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अप्लाई किया था ऑनलाइन, जब आप एप्लीकेशन दे रहे थे इस जॉब के लिए, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखें। ठीक है, उसके बाद हैव यू टेकन, यू कैन टेक सम शॉर्ट नोट्स। अपने साथ हैवी बुक्स ना लेके जाएं, बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स ना लेके जाएं, बहुत बड़े बड़े बैग्स ना उठा के जाएं। ऐसा ना लगे कि आप किसी लंबे सफ़र पे जा रहे हैं। ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं, जो छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक डायग्राम्स हैं, उनको आप ले सकते हैं, नो डाउट। आप उनको बहुत सारे मेथड्स हैं शॉर्ट नोट्स लेने के लिए। छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, उनके ऊपर छोटा छोटा लिख के आप वो सारे कार्ड्स जो हैं वो पॉकेट में डाल लें। वहाँ जाके जब मर्ज़ी आप कार्ड को निकालें, एक नज़र देखें, फिर पॉकेट में डाल लें। ऐसा ना फील करवाएं कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने पेरेंट्स को मिलें, उनसे दुआ लें, उनसे सलाम करें, उनको अल्लाह हाफिज़ कहें। इससे आपको बहुत दिली सुकून मिलेगा। ठीक है, और फिर अपने घर से तकरीबन आधे घंटे या पूरे घंटे के मार्जिन से निकलें, यानी इंटरव्यू वाली प्लेस पर यू शुड बी देयर बिफोर हाफ एन आवर और इवन वन एन आवर। ठीक है, उसके बाद जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर सबसे पहले आपने देखना है कि इंटरव्यू किस ऑफिस में हो रहे हैं। जब आप उस ऑफिस पे पहुँचेंगे तो उन ऑफिस के साथ कनेक्टेड कोई क्लैरिकल स्टाफ का ऑफिस भी होगा। आपने वहाँ जाकर अपनी एंट्री करवानी है। अपनी एंट्री करवाएं, वो आपको कोई नंबर देंगे, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, आपका कोई नंबर बनाएंगे एजुकेशनल बैकग्राउंड के मुताबिक। फिर आप जो सीरियल नंबर है, जो इंटरव्यू का सीरियल नंबर है, वो आपको देंगे। वो लेकर आप बड़े आराम से मज़े से बैठ जाएं। ठीक है, डोंट लुक हेयर एंड देयर ऑन अदर कैंडिडेट्स टू मच। दूसरे कैंडिडेट्स की तरफ ज़्यादा ना देखें कि फ़लाना जो है वो पता नहीं आपका सीनियर था, फ़लाना पीएचडी करके आया है, फ़लाना जो है वो एमफिल करके आया है, फ़लाने के मार्क्स बहुत अच्छे थे। ठीक है, इट डज़ नॉट मैटर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, ठीक है, वहाँ इंटरव्यू वाले आधे घंटे में आपकी जो किस्मत है वो आपके साथ है, उनकी उनके साथ है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। इसके अलावा ये नहीं सोचना कि फ़लाना तो इतनी ज़्यादा बुक्स लेके आया और पता नहीं क्या पढ़ी जा रहा है। जब वो ज़्यादा बुक्स लेके आया, समझें वो कंफ्यूज है, समझें उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, समझें वो घर से तैयारी नहीं करके आया, इसलिए अपने साथ इतना कुछ ले आया। ठीक है, आप तो बड़े मज़े से आप रिलैक्स फील करवाएं, सारे आपकी तरफ देख के इवन फील करेंगे पता नहीं ये बंदा क्या चीज़ है, क्या बला है।
ठीक है। आप थोड़ा दिल करे, आप वो नोट्स निकालें, उनको एक नज़र देखें, फिर रख लें। वो कहेंगे पता नहीं कौन सी चीज़ है इसके पास, कौन सी जादुई चीज़ है इसके पास, ठीक है। तो अपने आप को इतना रिलैक्स आपने शो करवाना है। इसी तरह आपको वहाँ पे अगर कोई दोस्त मिल जाता है, कोई क्लास फेलो मिल जाता है, उसके साथ बैठें, उसके साथ चिट चैट करें, इन्जॉय करें, चाय पीने चले जाएं अपने सीरियल नंबर के मुताबिक। ऐसा ना हो कि आपके सीरियल नंबर जो है वो इंटरव्यू के बिल्कुल करीब है, यानी आपसे पहले जो लोग जा रहे हैं इंटरव्यू में वो 1-2 सीरियल नंबर ही दूर हैं, तो फिर आपने इंटरव्यू वाली जगह पे ही रहना है, वहाँ से दूर नहीं जाना, ठीक है। ऑल यू कैन डू इज़ रीड योर शॉर्ट नोट्स बुक एंड कीप प्रेइंग एंड रिसाइटिंग सम दुआस। आप एक ही काम कर सकते हैं, वहाँ इंजॉय करें, दुआएं पढ़ें, रिलैक्स रहें, अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करना है आपने। एट द टाइम व्हेन योर नेम और नंबर इज़ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, वो जो क्लर्क है वो कॉल करेगा आपको इंटरव्यू के लिए, तो फिर आपने क्या करना है। मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा ही होता है कि वो आपके साथ डोर खोलता है और आपको अंदर भेज देता है। अगर वो ऐसा ना करे, बल्कि वहाँ जाने से पहले आपने क्या सोचना है, आपने ये सोचना है कि यू आर द बेस्ट एंड फिट फॉर दिस जॉब, आप ही इस जॉब के लिए फिट हैं। इवन आप ये सोचें कि अगर आप उन पैनल वालों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो समझे उन्होंने एक बड़ा अच्छा और फिट कैंडिडेट मिस कर दिया है, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। इसके बाद ऑल यू नीड टू डू नाउ इज़ बी कॉन्फिडेंट। आपने सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना और कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है इस वक्त। रिमेंबर बीइंग कॉन्फिडेंट डज नॉट मीन नॉट टू गिव रिस्पेक्ट टू द इंटरव्यू पैनल। कॉन्फिडेंट होने का ये मतलब नहीं है कि आप वो जो सामने इतने रिस्पेक्टेबल लोग बैठे हुए हैं उनकी इज्जत करना कम कर दें। वो यहाँ पे बहुत ज़िंदगी की मेहनत से आए हैं इस जगह पे, इस मुकाम पे। इसका मतलब है वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है। कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि आप उनके अपोजिट जाना शुरू कर दें, आप उनको अपोज करना शुरू कर दें, ठीक है। उनको फील हो कि आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दे आर वर्दी टू बी हेयर एंड डिजर्व क्लीन रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। अब आप इंटरव्यू रूम में दाखिल होने लगे। अब आप क्या करेंगे, आप परमिशन लेंगे। स्लाइटली ओपन द डोर एंड आस्क फॉर परमिशन। मैं अभी जैसे आपको बता रहा था कि वो जो क्लर्क है वो आपको साथ लेके जाएगा, डोर खोलेगा, अंदर एंटर करवा देगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आप डोर को बहुत हल्का सा नॉक करें, थोड़ा सा ओपन करें और परमिशन लें। वो आपको परमिट करेंगे, फिर आप अंदर एंटर हो जाएं। फिर क्या होगा, इन दैट रूम देयर विल बी 1 चेयरमैन, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट टीचर्स एंड 1 साइकोलॉजिस्ट। उस रूम में एक मेन चेयर पे चेयरमैन बैठे होंगे, सामने एक साइड पे कम से कम 2 सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे और एक कोने में, टेबल के एक कोने में वो साइकोलॉजिस्ट बैठे होंगे, ठीक है। आप जब जाहिर बात है जब वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट टीचर कौन से हैं और दूसरे कौन से हैं। ओके, फिर आप एंटर हो जाएंगे। आप सबको इकट्ठे अस्सलामु अलैकुम बोलें, ग्रीटिंग्स दें और फिर वहाँ पे आप वेट करें। वो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो चेयरमैन है वो आपको खुद ही कह देते हैं कि नाउ सिट डाउन। वो सामने एक चेयर पड़ी होगी, वहाँ आप बैठ जाएं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आप खुद परमिशन मांगे, खुद ही जाके नहीं बैठ जाना, ठीक है। खुद परमिशन मांगे, जब आपको वो परमिट कर देंगे तो फिर आप वहाँ पे बड़ा रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। अब आपने बैठना कैसे है, यू शुड सिट रिलैक्स्ड बट अटेंटिव। अच्छा, आपने बैठना कैसे है, अपनी बैक जो है उसको स्ट्रेट रखना है, उसको सीट के साथ आप लगा सकते हैं, बट बीइंग कॉन्फिडेंट और साथ ही साथ अटेंटिव भी। अटेंटिव से मुराद ये है कि आपने उनकी तरफ अपनी अटेंशन रखनी है। ऐसा नहीं कि आप रूम को इधर उधर देखना शुरू कर दें, आप नीचे देखना शुरू कर दें। आपने अपना फोकस वहाँ पे ही रखना है, उस पैनल की तरफ, इवन चेयरमैन की तरफ, ठीक है। क्योंकि वो आपके लिए वहाँ बैठे हैं, वो आपका इंटरव्यू लेने बैठे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको वैल्यू करें, ठीक है। और उसके बाद आप वो जो साइड पे आर्म रेस्ट होते हैं वहाँ पे हाथ रख, बाजू इस तरह रख सकते हैं रिलैक्स होके। अपनी लेग्स को क्रॉस नहीं करना कभी भी, ठीक है। लेग्स को क्रॉस करना ये शो करता है कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे, आप थोड़े प्राउडी हैं, एरोगेंट हैं। आपने ऐसी कोई भी चीज़ शो नहीं करनी जी। उसके बाद है जी, योर बैक स्ट्रेट विद द बैक ऑफ चेयर एंड योर आर्म्स ऑन द आर्म रेस्ट। ये मैं अभी बता के आया हूँ। डाउन क्रॉस योर लेग्स, लेट दम स्ट्रेट एंड सिंपल। ये भी मैंने बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरमैन विल आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले चेयरमैन आपसे मुखातिब होंगे और वो आपसे कहेंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। अब इंट्रोडक्शन लेते हुए 2 चीज़ें हो सकती हैं, या वो आपको बता दें कि आपने इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरह से देना है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड,
शुरू में अपनी पैदाइश से लेके अपनी शुरू वाली डिग्रीज़ को बता के फिर आपने एक्सपीरियंस का बताना है। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो आपसे कुछ भी ना कहें, सिर्फ ये कहें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फिर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, इसी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, आप अपने सिटी का अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपने सिटी का नाम बताएंगे, फिर आप ये बताएंगे कि आपकी वो जो शुरू वाली जो डिग्रीज़ हैं मैट्रिक से शुरू कर दें और ऑनवर्ड मास्टर्स तक, एमफिल तक, ऑनवर्ड जितनी भी आपकी लास्ट डिग्री है वहाँ तक ले जाएं। उसके बाद आपका जो स्पेशल पेपर था वो भी आप बताएं। फिर आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपका एक्सपीरियंस अगर है या नहीं। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसको ठीक ठीक बताएं। ऐसा ना कहें, कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि अपने एक्सपीरियंस को, खासकर कुछ प्राइवेट इदारे हैं जिनसे पीपीएससी वालों को खार है या पीपीएससी वालों की दुश्मनी है, तो आपने ऐसा नहीं सोचना। एग्जैक्टली वही बताएं जो सच है। अगर आप सच को हाइड करेंगे तो उस हिडन सच को दोबारा से हाइड करने के लिए कोई और भी झूठ बोलना पड़ेगा। और अक्सर औकात ऐसा ही होता है, आपने एक बात पे झूठ बोला, वो घूम फिर के फ़र्ज़ करें दोबारा उसी बात पे आए और आप उस झूठ को भूल गए कि आपने पहले क्या बताया था, तो फिर अब दोबारा उस बात का आंसर कोई और झूठ बोलेंगे, फिर वो आपको पकड़ लेंगे कि आपने दोनों दफ़ा सेम आंसर नहीं किया। तो इसलिए अपनी बातों में सच्चाई जो है उसको रखें, झूठ के आंसर को शामिल ना होने दें। अच्छा, इसके अलावा इंट्रोडक्शन के दौरान आपने अपने सिटी के बारे में जो फेमस चीज़ है वो भी बतानी है कि वो किस वजह से मशहूर है, आपका सिटी, गांव, कस्बा जो भी है। इसी तरह वो आपसे ये पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों ऐसे मशहूर है, तो फिर आप उसकी रीज़न भी बता देंगे, ठीक है। इसी तरह आप अपनी भी पर्सनैलिटी के अंदर जो ख़ास बात है, जैसे आप कहें कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो हूँ डिबेटर हूँ, मुझे पोइट्री पसंद है, या अपनी जो भी क्वालिटी है, या मुझे नेट में इंटरनेट जो है उसका बड़ा शौक़ है और नॉलेज भी है, मुझे जो ई कॉमर्स है उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, जो भी आपका इंटरेस्ट है या जो आपकी स्पेशलिटी है वो आपने ज़रूर बतानी है, ठीक है। फिर वो आपसे उसकी रीज़न पूछेंगे। अच्छा, इससे होता ही है कि चेयरमैन और आपका इंटरेक्शन बड़ा अच्छा हो जाता है और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंट मज़ीद फील करते जाएंगे तो जब सब्जेक्ट टीचर्स की बारी आएगी, वो आपसे जब क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत अच्छा उनका आंसर कर सकेंगे। चेयरमैन में आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट जनरल नॉलेज, इंग्लिश, ग्रामर। अच्छा, इसमें मैं पाक स्टडी लिखना भूल गया। देखें, एक तो वो आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कर सकते हैं जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, कोरोना के बारे में हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन करें, कोविड जो है वो पहले कब आया था, चाइना में आया था, कहाँ आया था, किस डेट को आया था, ठीक है। कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें कि इसकी वैक्सीन कहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ें। इंग्लिश ग्रामर के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने अगर 16 ईयर्स 18 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट की है तो आपको कुछ आना चाहिए इंग्लिश के बारे में भी, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है ना। तो आप इंग्लिश से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है, जो उसकी ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू जो ट्रांसलेशन है, थोड़ी बहुत वोकैब अपनी रेडी करके जाएं ताकि आप वहाँ जाके कंफ्यूज ना हो और अपने आप को ठीक से डिफेंड कर सकें। इसके अलावा पाक स्टडी, मैं यहाँ लिखना भूल गया, लेकिन पाक स्टडी के बारे में भी आपने अपने आप को रेडी रखना है। ख़ासकर इंडो पाक वो जो रिलेशन थे बिफोर पार्टीशन एंड ड्यूरिंग पार्टीशन, ठीक है। ये सारे जो पर्सनैलिटीज़ थी उस दौर में मुसलमानों की, इवन दूसरी तरफ जो पर्सनैलिटीज़ थी उनको भी याद रखें, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मुसलमानों की पर्सनैलिटीज़ जो पाकिस्तान बनाने में इन्वॉल्व थे उनको याद रखें, उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री। इसके अलावा वहाँ पे जो कुछ करारदादें थीं जो आपने स्कूल क्लासेस में पढ़ी थी उनको भी आप याद रखिएगा। हाँ, पाक स्टडी से रिलेटेड आपने 1971 में जो सुकूत ढाका हुआ था उसकी भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो है वो याद करके जानी है। चेयरमैन मे आस्क यू अबाउट योर बेस्ट टीचर एंड ऑल्सो द रीज़न वाई यू लाइक दैट पर्सन। अच्छा, फिर आपसे वो जब आप बता रहे होंगे ना अपने एजुकेशन के बारे में, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके बेस्ट टीचर कौन थे, क्यों थे, सही है। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात बताना भूल गया इंट्रोडक्शन के दौरान, वो आपसे आपकी फैमिली का भी इंट्रोडक्शन पूछेंगे। अब आपने अपनी फैमिली के इंट्रोडक्शन में छोटे बहन भाई से लेके बड़े बहन भाई तक, अपने फादर, अपनी मदर, हर बंदे के बारे में बताना है
कि कौन क्या करता है, कितना पढ़ा है, क्या करता है, उसका एक्सपीरियंस, ठीक है। वो बेसिकली आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप बैठ के 4 लोगों में बैठ के आप बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकें। जाहिर बात है ऐसा बंदा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगले बंदे के सामने पेश नहीं कर सकता वो अच्छा टीचर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। चेयरमैन में आस्क यू अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड द रीज़न, वो आपसे आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी पूछ सकते हैं, उसकी रीज़न भी पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। चेयरमैन में आस्क यू हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू, जी वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपने आज इंटरव्यू में आने के लिए प्रॉपर तैयारी की थी। अच्छा, यहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करने के लिए ये कह देते हैं कि नहीं जी हम तो वैसे ही बस अपनी रूटीन में बिजी थे, फिर हम इस दिन आ गए इंटरव्यू देने। ये चीज़ बड़ी नेगेटिव होती है क्योंकि वहाँ जो पैनल में लोग बैठे हैं, जो चेयरमैन हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको इतनी वैल्यू दें कि जब आपने इंटरव्यू के लिए उनके सामने जाना है तो आप प्रॉपर प्रिपेयर्ड हो। तो आपने इसमें उनको एग्जैक्टली प्रॉपर बताना है कि आपने कौन कौन से नोट्स फॉलो किए, कहाँ कहाँ से आपने डेटा लिया, आपने ऑनलाइन सर्फिंग की कुछ चीज़ों को देखने के लिए, फिर आपने अपने फ्रेंड्स जो सीनियर हैं, जो पीपीएससी क्लियर कर चुके हैं 2012 में, 2009 में या 2015 जो भी डेट्स हैं उसमें, ये आपने बताना है उनको कि मैंने उनसे कंसल्ट किया। फिर आपने ये बताना है कि मैंने जिन जिन टीचर्स के साथ मैंने डिस्कस किया, तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है ताकि उनको पता चले कि पीपीएससी कोई इदारा है और वहाँ आने के लिए आपको प्रेपरेशन करनी पड़ती है। इवन वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ कोई ऐसी बातें मशहूर होती हैं जी पीपीएससी में पहले से ही सिलेक्शन हो जाती है, इंटरव्यू जो सिर्फ फॉर्मेलिटी है और टेस्ट भी एक फॉर्मेलिटी है। अच्छा, मैं आपको अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बता दूं कि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं है। पीपीएससी एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है और मेरिट पे ये सारे डिसीजंस होते हैं। दूसरी बात, जब आपने वहाँ इस चीज़ का आंसर करना है तो तब भी आपने एग्जैक्ट यही बोलना है कि नहीं, पीपीएससी तो एक बड़ा स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन या स्टैंडर्ड एक डिपार्टमेंट है और यहाँ तो बड़ी मेरिट पे सिलेक्शंस होती हैं और मेरिट को फॉलो किया जाता है। और पीपीएससी में जो भी आपने बहुत तारीफ़ें करनी है पीपीएससी की, ठीक है। तो इसलिए फिर वो भी बड़े हैप्पी होंगे कि आप उनके ऊपर एतमाद करते हैं, आप उनके फ़ैसलों को एतमाद की नज़र से देखते हैं, ठीक है। इसी तरह आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट अगर दूर दराज पाकिस्तान के, पंजाब के किसी दूसरे कोने में कर दी जाए फिर आप क्या करेंगे। तो आपने कहना है कि सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ। ये भी बड़ा एक पॉजिटिव है क्योंकि फ्यूचर में अगर कहीं ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर इश्यूज़ वगैरह क्रिएट होने से बचने के लिए आपसे वो आपकी राय ज़रूर लेते हैं। After all these introductory questions, he will direct you to the subject specialist. फिर वो subject specialist को कहेंगे कि आप अब पूछ लें। फिर आप पहले आपने चेयरमैन की तरफ फेस किया हुआ था, अब आप subject specialist की तरफ अपना फेस कर लेंगे ताकि वो आपसे questions करें। तो subject specialist जो है वो आपसे आपकी फेवरेट फील्ड पूछेंगे और साथ ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप क्या पढ़ा रहे हैं। 2 काम हो सकते हैं, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी फेवरेट फील्ड क्या है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग का तो फिर आपको वो एजुकेशनल फील्ड का पूछेगा कि जब आपने पढ़ा था तो तब आपकी फेवरेट फील्ड क्या थी। लेकिन अगर आप उनको ये बता देंगे कि आपका ये टीचिंग एक्सपीरियंस है तो फिर वो आपसे क्या पूछेंगे, आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में कि करंटली आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, किस लेवल को पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, फिर आप जाहिर बात है उस तरफ चलना शुरू कर देंगे। फिर वो आपसे अगले क्वेश्चन जो है वो आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के मुताबिक पूछना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप टीचिंग एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो फिर आप जो फेवरेट आपकी फील्ड थी स्टडी के दौरान, फिर आप उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें आप अपनी फेवरेट फील्ड या टीचिंग एक्सपीरियंस, ओके, टीचिंग एक्सपीरियंस को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो आप पढ़ा रहे हैं, देखिए अगर आपने एक सब्जेक्ट 2 साल पढ़ाया या 1 साल पढ़ाया तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप उसका आंसर ठीक नहीं कर पाएंगे तो इसका बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ा नहीं रहे थे, अब आप फ्रेश आप ग्रेजुएट हुए हैं, तो फिर आप उनको अपनी फेवरेट फील्ड के बारे में बताएंगे। आपकी फेवरेट फील्ड के बारे में वो क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। अब फ़र्ज़ करें आप उनको सेटिस्फाई करने में कामयाब हो गए हैं तो ठीक है, okay, you should tell them the subject you know the most about, or in case you are teaching somewhere
Tell them about the subject you taught full. Don't tell them about any subject you have been teaching since 1 or 2 months. ऐसे सब्जेक्ट के बारे में ना बताएं कि जो आपने 1-2 मंथ पे पढ़ाया है, क्योंकि उसके बारे में तो आपको ग्रिप ही नहीं होगी, आप तो उसको डिफेंड ही नहीं कर सकेंगे. They will start questioning about that subject. Try to make them satisfied with your answer. आप उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, इंटरेक्शन रखें उनके दरमियान, उनके साथ. If you are not able to do so, then tell them that you are good in specific field of that subject. फिर आप उनको ये बताएं कि आप तो इस सब्जेक्ट की फलानी फील्ड के अंदर गुड है. यानी आपने गिव अप नहीं करना, आपने हैंड्स अप नहीं होना, आपने मुसलसल अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है कि किसी तरह से आपसे वो सेटिस्फाई हो जाए. ठीक है, और कॉन्फिडेंट रहना है, अपने फेस पे स्माइल रखनी है, लेकिन स्माइल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगले बंदे को फील हो कि ये मुझे ही छेड़ रहा है. सही है, स्माइल जो है बड़ी बैलेंस होनी चाहिए. इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू सो देन टेल देम. ओके, फिर आप क्या करेंगे? इफ़ यू आर स्टिल अनएबल टू कन्विंस देम देन टेल देम दैट यू आर गुड इन स्पेसिफिक टॉपिक. अगर आप उनको किसी फील्ड के बारे में भी सेटिस्फाई नहीं कर सके तो फिर आप टॉपिक पे आ जाएं या चैप्टर पे आ जाएं. आप बताएं कि आपको ये वाला चैप्टर या ये वाला टॉपिक जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है. यानी कहीं ना कहीं आपने उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश ज़रूर करनी है. ठीक है, सिंपली यू आर नॉट टू गिव अप, डोंट गिव अप. इसके बाद बट रिमेंबर इफ़ यू डोंट नो द आंसर जस्ट से सॉरी, डोंट ट्राई टू गिव रॉन्ग आंसर इंस्टेड. अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो आपने सिंपली सॉरी कह देना है कि सर मुझे अभी नहीं पता, मैं आपको बाद में इसके बारे में मैं घर जाके इस पे स्टडी करूँगा और इसके बारे में आंसर ढूंढूंगा. ठीक है, क्योंकि गलत आंसर देने का मतलब ये है कि वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये तो बच्चों को भी गलत पढ़ा देगा और ये तो बच्चों को भी उल्टा पुल्टा बता देगा किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो ये बड़ा ही नेगेटिव इंप्रेशन जाता है. दे मे आस्क यू टू डेमोन्स्ट्रेट सम टॉपिक ऑन बोर्ड, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. वो आपसे ये भी कह सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे बोर्ड पे आके कोई टॉपिक पढ़ा दें. अगर आपका एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस, फिर तो हो सकता है वो ज़रूर कहें. लेकिन अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी वो आपको सामने बोर्ड पे बुला सकते हैं. तो इसलिए घर से ही आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा ताकि वहाँ जाके कोई एम्बैरेसमेंट ना हो. रिमेंबर यू आर देयर सिंपली टू डिफेंड योर CV. व्हाट इज़ रिटन ऑन CV यू शुड बी कैपेबल ऑफ दैट. आपकी CV पे जो लिखा हुआ है, आपका GPA कितना है, आपको वो डिफेंड करना आना चाहिए. अगर आपका GPA अच्छा है तो वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका GPA कम है तो वो आपसे कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो जो आपकी CV पे लिखा हुआ है, जो आपकी प्रोफाइल है, यू शुड बी कैपेबल टू डिफेंड दैट. ठीक है, इफ़ यू आर मेकिंग देम सेटिस्फाइड दे विल आस्क यू मोर क्वेश्चन, देयर फेसेस विल टेल यू द फीडबैक. अगर आप उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, अगर आप ठीक ठीक आंसर कर रहे हैं तो वो बड़े खुश होंगे, उनके फेस भी हैप्पी होंगे, वो आपसे मज़ीद क्वेश्चन करेंगे. यानी वो आपको मज़ीद चेक करेंगे कि ये बंदा कितना अच्छा हो सकता है, इसको हम कितने ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप उनको शुरू में सेटिस्फाई नहीं कर पाए, फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता, तो वो 2-3 क्वेश्चन में ही, थोड़े बहुत क्वेश्चन करके ही वो अपनी जान छुड़ा लेंगे. तो आपने कोशिश करनी है कि वो आपसे अपनी जान ना छुड़ाएं. रिमेंबर सब्जेक्ट नॉलेज इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू. इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब्जेक्ट नॉलेज. अगर आपकी सब्जेक्ट पे ग्रिप है तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन आपको सब्जेक्ट टीचर से मिलेगी और आप ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएंगे. ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू लर्न FSC एंड BSc फेमस प्रैक्टिकल्स बिफोर गोइंग इनटू द इंटरव्यू. ज़्यादातर ऐसा होता है, वो अगर ख़ासकर आप जब टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे तो जो सब्जेक्ट आप टीच कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो प्रैक्टिकल्स के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं. इवन अगर आप टीचिंग नहीं भी कर रहे, आप फ्रेश हैं, फिर भी आपसे वो प्रैक्टिकल के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई 1 साल पहले या कुछ महीने पहले जो आप प्रैक्टिकल करके आए हैं उसके बारे में हमें बताएं. ठीक है, तो इसलिए फेमस FSC BSc के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको आप ज़रूर देख के जाइएगा. उनका जो अपरेटस है, उनकी वर्किंग क्या है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो किस तरह से ली जाती है, कुछ हल्की हल्की चीज़ें आपको आनी चाहिए. While answering the question, don't say anything about which you are unaware of. It will change the directions of questions to the bad end. अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ ना बोल दें जिसके बारे में आपको फर्दर नहीं पता, क्योंकि वो क्वेश्चन के आंसर से भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं. ठीक है, यानी आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो उनमें सिर्फ वही चीज़ें बयान करें जिसके बारे में आप एग्जैक्ट फर्दर भी जानते हैं. ऐसा ना बोलें कोई ऐसा शो मारने के लिए, आप लंबी लंबी बातें करने के लिए आप कोई ऐसा वर्ड ना बोल दें जिसको वो पकड़ लें और उसके बारे में आपसे पूछें और आपको उसके बारे में ना पता हो. इसलिए
कीप फोकसिंग ऑन द टू द पॉइंट आंसर, ठीक है। Instead, if you are feeling that question belong to uncomfortable zone for you, try to bring the subject specialist to your comfortable zone. अगर आपको फील हो कि उनकी डायरेक्शन कहीं चेंज हो रही है तो आप उनको घुमा फिरा के अपनी फील्ड की तरफ लाने की कोशिश करें, ठीक है। यानी आप कोई ऐसी बात कर दें कि उसमें वो फर्दर क्वेश्चन वो वाला करें जो आपको आता है, ठीक है। यानी अपनी बातों से, अपने आंसर से आपने उनको अपने कंफर्ट जोन के अंदर अंदर रखना है, उनको बाहर नहीं जाने देना। अगर आप उनको बाहर कहीं जाने देंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा और आप उसका आंसर नहीं कर सकेंगे। आफ्टर हैविंग कंप्लीट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम यू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट विल डायरेक्ट यू टू द साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनिस्ट। तो फिर आपको फिर वो उन टीचर की तरफ इशारा करेंगे, फिर आप अपना फेस उनकी तरफ कर लेंगे और वो आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। अच्छा, वो क्वेश्चन किस तरह के कर सकते हैं? डिसिप्लिन इन द क्लास, वो बेसिकली एजुकेशन और टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि क्लास में बच्चों के डिसिप्लिन से क्या मुराद है, आप बच्चों से किस तरह का डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं, टीचर के अंदर डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, उसकी पंक्चुअलिटी से क्या मुराद है, टीचर के पंक्चुअल होने से क्या मुराद है, ठीक है। आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं करिकुलम क्या होता है, सिलेबस से क्या मुराद है, ठीक है। ओके, आजकल जो इशू चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आजकल तो वायरस की वजह से लॉकडाउन है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते, यानी कहीं सिग्नल का प्रॉब्लम है, कहीं नेट नहीं जा रहा, कहीं जो है वो आवाज़ ठीक नहीं जा रही, कहीं वीडियो ठीक नहीं जा रही, तो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में सेटिस्फाई करने का क्या मेथड है? तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में नो डाउट जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम वगैरह पे अगर ये सारे फिर भी बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते, फ़र्ज़ करें सिग्नल्स के इशू की वजह से, तो फिर आप उनको ये कहें कि मैं क्या करूँगा या करूँगी, मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर लूँगी या कर लूँगा और फिर उस रिकॉर्डेड लेक्चर को हम YouTube पे अपलोड कर देंगे और YouTube का जो लिंक है वो हम बच्चों को दे देंगे कि इस लिंक पे जाके जो आज ऑनलाइन क्लास हुई थी उसको प्रॉपरली देख लें, क्योंकि उसमें तो सारी आवाज़ क्लियर आएगी, ठीक है। और फिर साथ आप ये भी बताएंगे कि हम ग्रुप भी बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों का, और उसमें टीचर भी होंगे एडमिन के तौर पे, और वो जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा यूट्यूब का, सारे बच्चे उसको देखेंगे और बाद में बच्चों से ये भी कहा जाएगा कि अगर स्टिल आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है, तो आप इसके बारे में मज़ीद क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह आप उनको पूरा एक प्लान दे सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को सेटिस्फाई करने का। हाउ टू टीच वेल इन लो बजट एज गवर्नमेंट लैक्स मच बजट। अच्छा, इसमें वो आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास तो वसाइल बहुत थोड़े होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में गवर्नमेंट कॉलेज के पास वसाइल बहुत थोड़े होते हैं, तो आप किस तरह से बच्चों को सेटिस्फाई करेंगे, किस तरह से अच्छा टीच करेंगे? तो आप उनको ये आंसर करेंगे कि देखें, टीच करने के लिए, अच्छा टीच करने के लिए किसी एसी की ज़रूरत नहीं होती। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तो पहले ही बड़ी हवादार होती हैं और बड़े खुले खुले कमरे होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। हमारे पास तो बिल्डिंग्स ही बहुत अच्छी और बड़ी हैं, खुली हैं। फिर आप उनको ये कहेंगे कि टीचिंग के लिए आप सिर्फ स्टूडेंट और टीचर के इंटरेक्शन की ज़रूरत है। टीचर इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि उसकी बातों को स्टूडेंट एज इट इज़ फॉलो करे, उसकी बातों से कभी भी इधर उधर ना जाए। जो टीचर बोले स्टूडेंट ये समझे कि इस पे अमल करना उस पे फ़र्ज़ हो गया, ठीक है। आप इस तरह से एक पूरा माहौल क्रिएट करेंगे उनके सामने। फिर आप उनसे ये कहेंगे कि लो बजट में पढ़ाने का ताल्लुक तो बजट के साथ है ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको पे मिल रही है, बड़ी आसानी से आप वहाँ अपने गुज़र बसर कर रहे हैं, घर वालों का गुजारा कर रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए तो पैसे की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त तो टीचर सामने खड़ा है, स्टूडेंट भी खड़ा है, स्टूडेंट भी बैठा हुआ है और बड़े आराम से आप पढ़ा सकते हैं। इसमें पैसा कहाँ आ गया? फिर आप उनको एक छोटी सी एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं छुट्टियों के बाद ये गवर्नमेंट कॉलेज में क्लास ले रहा था, तो जो बोर्ड है वाइट बोर्ड, उस पर बहुत सारा ब्लैक वो इंक जो है वो जमी हुई थी और उसके ऊपर ओवरराइट करना पड़ता था और वो ख़त्म नहीं होता था। ओवरराइट करने के बाद जब हम देखते थे तो वो क्लियर नज़र नहीं आता था। उसका मैंने फिर बच्चे से बोला कि उठो, एक छोटी सी बॉटल वहाँ पड़ी हुई थी, उसे मैंने कहा कि जाओ, बाइक सामने खड़ी है, उसके अंदर से मेरी बाइक खड़ी है, उसके अंदर से पेट्रोल निकाल के लाओ और आके इसको साफ़ करते हैं। वहाँ थिनर वगैरह ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो हमने पेट्रोल से उसको साफ़ कर दिया। वो सारा क्लीन हो गया और क्लियर हो गया।
फिर हमने उसके ऊपर लेक्चर डिलीवर करना शुरू कर दिया। तो यानी लो बजट में इस तरह का काम करना, टीचिंग करना बड़ा ही आसान है, मुश्किल नहीं है। यानी इसके लिए बजट का तो इशू होना ही नहीं चाहिए क्लास के अंदर। हाउ टू टीच वेल इन लो बजट एज गवर्नमेंट लैक्स मच बजट, ये भी हो गया। इसके बाद वो आपसे ये कह सकते हैं यू शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम आइडियाज़। अच्छा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने जिस तरह मैंने अभी आपको एक आइडिया दिया है कि लो बजट में किस तरह से मैनेज करना है या एजुकेशनल सिस्टम को किस तरह से एनहेंस करना चाहिए, स्टूडेंट टीचर रिलेशन कैसे अच्छा होना चाहिए, इवन स्टूडेंट टीचर और पेरेंट्स भी साथ इन्वॉल्व होने चाहिए। कई दफ़ा पेरेंट्स स्टूडेंट से घर में सेटिस्फाई नहीं होते, वो टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। कई दफ़ा टीचर जो फील करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो घर में कंफर्टेबल नहीं है, घर में उनको एक्स्ट्रा काम कह दिए जाते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए राट हमवार नहीं है, तो फिर वो पेरेंट्स के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। यानी इन तीनों का रिलेशन जो है बड़ा ज़रूरी है। आफ्टर हैविंग कंप्लीट डिस्कशन दे विल आस्क यू टू गो एंड वेट द रिजल्ट। तो ऐसा ही होगा। मोस्ट प्रॉबेबली जो चेयरमैन है वो आपसे कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, या कुछ ऐसा कह सकते हैं वेट फॉर द रिज़ल्ट। अगर वो ऐसा ना भी कहें, सिर्फ ये कह दें कि ओके आप जाएं, हम आपको रिज़ल्ट के बारे में बता देंगे, रिकमेंडेशन हुई है या नहीं हुई। तो फिर अब ज़ाहिर बात है आप उठेंगे, आप बड़े स्माइलिंग फेस के साथ उनको थैंक यू बोलेंगे और उठ के आप बड़े अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स पकड़ेंगे और अल्लाह हाफिज़ कहते हुए रूम से बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया। डोंट ट्राई टू शेक हैंड्स बोथ वाइल एंटरिंग एंड लीविंग द रूम। जब आप रूम में एंटर हुए थे और जब निकलने लगे हैं, हैंड शेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कोविड की सिचुएशन है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोविड-19 की सिचुएशन ना भी होती फिर भी हैंड शेक को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आप सिंपली क्या करें, जब आप एंटर हुए सबके साथ इकट्ठा सलाम किया और फिर पूछा कि मैं बैठ जाऊँ। ठीक है, इस तरह आप वहाँ जाके बैठ जाएंगे। इसी तरह जब आप निकलने लगे तो सबको आपने इकट्ठा अल्लाह हाफिज़ बोला या गुड बाय बोला, जो भी आप बोलना चाहते हैं, तो आप आराम से रूम से बाहर आ गए। तो बेस्ट ऑफ लक इसके बारे में। इंटरव्यू आप अल्लाह करे आप कामयाब हों, अच्छा आप इंटरव्यू दें। लेकिन एक बात मैं आपको अभी बता दूं, नेक्स्ट मैं वीडियो में इंशाअल्लाह मैं प्योर सब्जेक्ट ओरिएंटेड वीडियो जो है वो बना रहा हूँ इंटरव्यू के ऊपर। इवन बहुत सारे टीचर्स हैं जो मेरे कोलीग हैं, उनके मैं इंटरव्यू लूँगा और वो इंटरव्यू जो है वो क्या होंगे, उनसे मैं ये पूछूंगा कि उनका जब इंटरव्यू हुआ था पीपीएससी का तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस किए गए, उनसे किस तरह से डील किया गया, वो अपना प्योर एक्सपीरियंस बताएंगे। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये चीज़ें ऐड करने जा रहा हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको इसका कोई ना कोई बेनिफिट हो सके। तो चलें अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।